हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। मैं हरिशंकर वर्मा एक नए वीडियो लेक्चर के सामने आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट हुआ हूं। इससे पहले मैं एक वीडियो लेक्चर स्टार्ट करूं, आप सभी को दिल से थैंक्स कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने मुझे बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया, प्यार दिया और जो मेरा गलतियां है उसको आपने मुझे बताया कि आप यहाँ मिस्टेक कर रहे हो तो आप ऐसे सुधार सकते हो करके। तो इसके लिए आप सभी को थैंक्स। ठीक है, तो हम आज पढ़ने वाले हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर आपने इससे पहले जो मेरा 4-5 वीडियो लेक्चर है, अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप ये वीडियो लेक्चर देखते हो तो कहीं न कहीं आपको थोड़ी डिफिकल्टीज होगी, क्योंकि मैंने उस वीडियो लेक्चर में आपको बहुत ही अच्छे से पूरे पीरियोडिक टेबल को डिस्क्राइब किया है। तो आप पहले उस वीडियो लेक्चर को देखते हैं, उसके बाद इसे देखते हैं तो कहीं न कहीं आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो मैं इस वीडियो लेक्चर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे पिछले वीडियो लेक्चर का लिंक मैं डाल दूंगा, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं बात करूं जेईई मेंस और नीट की, तो यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं आयनन ऊर्जा, और इसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी को हम डेल आई एच से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल को हम आयनन विभव भी कहते हैं। अब मैं पूरे वीडियो लेक्चर में आयोनाइजेशन एनर्जी को इस फॉर्म में लिखूंगा ऐसे। ठीक है, I.E लिखूंगा पूरे वीडियो लेक्चर में आयोनाइजेशन एनर्जी को। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मात्रक यूनिट क्या होता है? तो अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी को किसी भी एक एटम के रिस्पेक्ट में बोलूं, अगर मैं किसी भी वन एटम, ठीक है, वन एटम के रिस्पेक्ट में बोलूं तो इसका यूनिट वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है। ठीक है, अगर एक एटम के रिस्पेक्ट में बोलूं तो इसका यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है। लेकिन अगर मैं बहुत सारे एटम के रिस्पेक्ट में बोलूं तो इसका यूनिट वन मोर देन वन एटम, ठीक है, ये हो जाएगा आपका मोर देन वन एटम। मोर देन वन एटम अगर मैं बात करूं तो इसका यूनिट हो जाएगा किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये आपको कहीं न कहीं एमक्यूसी शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है, एक नंबर में आपको पूछ सकता है, तो इसे आपको याद रखना होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करता हूं तो आप सबसे पहले जान लीजिए कि हम आयोनाइजेशन एनर्जी किस प्रकार की स्पीसीज, किस प्रकार के एटम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, किस प्रकार के एटम या फिर एटम या फिर किस प्रकार के एलिमेंट के लिए बात करते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि आपके पास मैटर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो ये होता है आपके पास 3 टाइप्स की। ठीक है, पहले तो आ जाएगा आपके पास सॉलिड, उसके बाद आ जाएगा आपके पास लिक्विड, उसके बाद आ जाएगा आपके पास गैसियस। ठीक है, ये हो जाएगा आपका गैसियस। ठीक है, ये 3 जो होता है ये मैटर एग्जिस्ट करता है, या फिर वो सॉलिड होगा या फिर लिक्विड या फिर गैसियस। तो आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? ठीक है, तो इंग्लिश में भी इसे कैसे बोलेंगे? अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर रिमूव वन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम outermost cell of the element is called ionization energy। ये तो हो गया इंग्लिश में, और हिंदी में हम इसे कैसे परिभाषित करेंगे? तो हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट या फिर किसी भी एलिमेंट या फिर किसी भी परमाणु के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हमें जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में सॉलिड के रिस्पेक्ट में बात करूंगा, या लिक्विड के रिस्पेक्ट में बात करूंगा, या गैसियस वाले कोई भी एटम के रिस्पेक्ट में बात करूंगा, तो आप बताइए मैं किसके रिस्पेक्ट में बात करने वाला हूं? तो मैं अगर बोलूं कि मैं
आयोनाइजेशन एनर्जी सिर्फ ये गैसियस स्पीसीज, गैसियस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में बात करने वाला हूँ, ना कि सॉलिड और लिक्विड। इसका रीजन क्या है आप जान लीजिए। रीजन यह है कि अगर मैं किसी भी सॉलिड या फिर ठोस अवस्था वाले पदार्थ की बात करता हूं, तो कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में उसके जो परमाणु होते हैं इतने पास होते हैं कि उसे निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। उसे निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, मतलब उसे तो हम निकाल ही नहीं सकते। तो ठोस अवस्था वाले किसी भी एलिमेंट या फिर स्पीशीज को आप भूल जाइए, इसमें ये कभी पॉसिबल नहीं है। अब मैं बात करता हूँ लिक्विड स्टेट या फिर जो द्रव्य के रूप में होगा, उसमें भी जो परमाणु है वो आपस से बहुत ही पास होते हैं और पास होने के कारण उसको निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसलिए हम ये इस अवस्था मतलब द्रव्य के फॉर्म में जो भी पदार्थ होगा उसके लिए हम बात नहीं करेंगे। तो हम बात करने वाले हैं सिर्फ ऐसे परमाणु जो गैसियस स्टेट में होगा, जो आपके गैसियस स्टेट में होगा। ठीक है, तो ये तो इतना आप पहले जान लीजिए। अब मैं बात करता हूं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो आयनन ऊर्जा या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो अगर कोई भी ये आइसोलेटेड, ठीक है, ये क्या है, कोई भी एलिमेंट या फिर स्पीसीज या फिर परमाणु है, और ये किस प्रकार का हो सकता है, ये कैसे होगा। सबसे पहले ये गैसियस होगा, ठीक है, गैसियस होगा। दूसरा ये आइसोलेटेड होगा, ये क्या होगा, आइसोलेटेड। और तीसरा क्या होगा, इसमें किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होगा, मतलब ये न्यूट्रल होगा, ना तो इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा और ना ही इसमें नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ये हो गया आपका न्यूट्रल को हम हिंदी में बोलते हैं उदासीन। मतलब जो भी एटम या फिर स्पीसीज हम लेने वाले हैं वो क्या होगा, सबसे पहले आप देखिए गैसियस होगा। गैसियस होने के बाद क्या होगा, वो आइसोलेटेड होगा। आइसोलेटेड मतलब वो सिंगल एटम या सिंगल स्पीसीज या फिर सिंगल परमाणु होगा। और उसके बाद वो न्यूट्रल होगा, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होगा। तो इन तीनों केस में जो भी एटम या फिर परमाणु एग्जिस्ट करेगा या फिर इन तीनों जो केस को फॉलो करेगा, उसी के लिए हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया कैसे परमाणु या फिर किस प्रकार के एलिमेंट के लिए हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, अगर मैं इसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करता हूं, ठीक है, तो मैंने क्या बोला था डेफिनेशन में, किसी भी परमाणु के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की एनर्जी होगी उसे हम बोलेंगे आयनन ऊर्जा या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन्स निकालूंगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन्स निकालूंगा तो इसमें आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ निकल गया। तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए इसे क्या दिया, एनर्जी दिया, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स निकला ना भाई। तो मैंने इसे निकालने के लिए क्या दिया, एनर्जी दिया, तब जाके इसमें से एक इलेक्ट्रॉन्स निकला और एक इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद इसमें आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो देखो, अगर आप किसी भी स्पीसीज में चाहे इलेक्ट्रॉन्स निकालो या दो, उसमें दो प्रकार का केस हो सकता है। पहला, अगर आप उसको या तो आप उसको एनर्जी दोगे या फिर उससे एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, तो जब भी एनर्जी रिलीज होता है या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होता है तो उसे हम डेल्टा एच के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, जो कि ये क्या है, ये एंथैल्पी है, ये एंथैल्पी है, यही एंथैल्पी यहाँ पास मैं बता रहा था आपको। तो हम उसको एंथैल्पी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो एंथैल्पी है ये क्या हो सकता है, आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और ये हो सकता है आपका निगेटिव। अगर डेल एच, इसे हम डेल एच बोलते हैं, डेल एच या फिर एंथैल्पी का वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, मतलब इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। क्या होगी, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। और अगर डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव आए तो आप समझ जाना इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। क्या होगी, इसमें एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज। ठीक है, इसमें क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। तो
अब देखिए, अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। तो मैं क्या बात करूं, एनर्जी की इसमें रिक्वायरमेंट हो रही है, मतलब मैं आयोनाइजेशन एनर्जी को अगर एंथैल्पी के टर्म में बात करता हूं तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगा, डेल्टा एच का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमें इसमें एनर्जी देनी पड़ रही है। और अगर हम जब भी एनर्जी देते हैं तो डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव में आता है, और अगर हम जब भी इसमें से एनर्जी रिलीज होती है तो डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव आता है, ठीक है। अगर एनर्जी रिलीज होगी तो हम उसे बोलेंगे एक्सोथर्मिक। क्या बोलेंगे उसे? एक्सोथर्मिक, ठीक है। अगर उसमें एनर्जी रिलीज होगी तो हम बोलेंगे उसे एक्सोथर्मिक, और अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसे बोलेंगे इंडोथर्मिक। क्या बोलेंगे उसे? इंडोथर्मिक, ठीक है। एनर्जी रिलीज होगी तो हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो क्या बोलेंगे हम? इंडोथर्मिक। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में हमें इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए एनर्जी की रिक्वायर्ड हो रही है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसके कारण इसमें इसका वैल्यू डेल एच का वैल्यू पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए कि डेल एच का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, और कब निगेटिव आएगा? अगर पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, निगेटिव आएगा तो क्या होगा। अगर पॉजिटिव आएगा तो हम क्या बोलेंगे, और निगेटिव आएगा तो क्या बोलेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। तो मैं बात कर रहा था आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम आयनन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया, एक इलेक्ट्रॉन्स निकाला मैंने, तो ये हो गया आपका फर्स्ट आयनन ऊर्जा, ठीक है। अगर इसमें से ये A प्लस है, इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन्स निकाल दूं मैं, तो ये A+2 हो जाएगा, +1 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये हो गया आपका आयनन ऊर्जा 2। अगर इसमें से मैं एक और इलेक्ट्रॉन्स निकाल दूं, मतलब ये A+2 है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन्स में निकाल देता हूं, तो ये हो जाएगा आपका A+3+1 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कोई भी एक स्पीसीज है जिसमें से मैंने सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन्स निकाला ऊर्जा देके, उसके बाद फिर मैंने उसमें ऊर्जा दिया, फिर इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर उसमें ऊर्जा दिया, और मैंने फिर एक इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिया, मतलब अल्टरनेट मैंने उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। तो आप बताइए, उसमें से पहला इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा, या दूसरा इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा, या फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा? तो यहाँ आप बताइए, ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, किसमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा हमें? तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए सबसे कम एनर्जी हमें इसमें देना पड़ेगा, सबसे कम एनर्जी इसमें देना पड़ेगा आपका। उसके बाद हमें I.2 मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। उसके बाद सबसे ज्यादा एनर्जी हमें थर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए देनी पड़ेगी, ठीक है। ये तो ये हो जाएगा इसका ऑर्डर। अब इसका रीजन क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं किसी भी एलिमेंट से, किसी भी परमाणु से, तो हमें सबसे कम एनर्जी देनी पड़ती है। लेकिन जब उसी परमाणु या एलिमेंट से दूसरा इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो हमें पहले वाले के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। जब हम उसमें से तीसरा इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो दूसरे वाले से भी ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब ऐसा क्यों होता है ये आप देख लीजिए, ठीक है। देखो, तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले अगर ये कोई आपका ए एटम है, ठीक है, कोई ए एटम स्पीसीज या फिर कोई गैसियस अणु है, सॉरी गैसियस परमाणु है, ठीक है। तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो सबसे पहले मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिया, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे आप याद रखिएगा। किसी भी परमाणु से अगर इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, किसी भी परमाणु से, अगर ये परमाणु है आपका और इसमें पॉजिटिव चार्ज,
अगर इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन्स निकाल दूं तो ये इसका साइज छोटा हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, इसका साइज छोटा हो जाएगा। मतलब किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो उसका साइज छोटा हो जाता है, ठीक है, छोटा हो जाता है। और साथ साथ ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसका अट्रैक्शन निगेटिव चार्ज से कहीं बढ़ जाता है, क्योंकि अगर कोई भी न्यूक्लियस में बात करता हूं तो जितने उसमें इलेक्ट्रॉन्स होगा, जितना उसमें इलेक्ट्रॉन्स होगा उसमें उतना ही प्रोटॉन होगा, जितना इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। अगर मैंने फर्स्ट बार एनर्जी दे के एक इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया, यहां से मैंने एनर्जी दिया और एक इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया तो ये यहां से गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा एक इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, इसे हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर प्रथम आयनन ऊर्जा कहते हैं। लेकिन जब मैं इसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन्स निकालूंगा तो उसमें हमें ज्यादा एनर्जी देनी होगी, क्योंकि देखो यहाँ 4 प्लस है, 4 तो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ, और यहाँ क्या है 3 निगेटिव चार्ज है। 4 पॉजिटिव चार्ज है, 3 निगेटिव चार्ज है, तो जो 4 पॉजिटिव चार्ज है वो 3 निगेटिव चार्ज को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा। क्योंकि पहले क्या था, 4 पॉजिटिव चार्ज था और 4 निगेटिव चार्ज था, तो 4 पॉजिटिव चार्ज 4 निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करके रखे थे। इसी कारण जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर रोटेट करते रहता है, घूमते रहता है। लेकिन जब उसमें से अगर मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिया प्रथम आयोनाइजेशन एनर्जी के थ्रू तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स बचेगा, लेकिन उसमें पॉजिटिव चार्ज अभी भी 4 है। बाहर में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अंदर में 4 पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा आकर्षित करके रखता है। ये तो हो गया इसका पहला रीजन कि ज्यादा एनर्जी क्यों लगती है। और दूसरा रीजन यह है कि जब हम किसी भी स्पीशीज से या फिर किसी भी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो उसका साइज डिक्रीज हो जाता है, उसका साइज कम हो जाता है, ठीक है। तो जब इसका साइज कम हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स है और प्रोटॉन्स के बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो जाएगा और इसके बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा। इसीलिए जब हम दूसरे इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो पहले इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं उससे ज्यादा एनर्जी में दूसरे इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए लगता है, और जब तीसरा इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो पहले और दूसरे के कंपेरिजन में तीसरा में बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर मैं इसके बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन्स या अगर दूसरा, यह होगा पहला इलेक्ट्रॉन्स दूसरा इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ से देखो तीसरा इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात करूं तो इसका साइज इतना छोटा हो जाएगा, इसका साइज इतना छोटा हो जाएगा। यहाँ आपका 4 पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ये। और अगर मैं यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन्स और निकालूं तो सोचो कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी, क्योंकि यहाँ पर 4 प्लस चार्ज है जो इसे अट्रैक्ट करके रखा है, जबकि यहाँ बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कितना अट्रैक्ट करके रखा होगा आप खुद सोचिए। तो यही रीजन है कि पहले प्रथम आयनन ऊर्जा के लिए जब एनर्जी लगती है उससे ज्यादा एनर्जी दूसरे आयनन ऊर्जा के लिए लगता है और उससे भी ज्यादा एनर्जी तीसरे आयनन ऊर्जा के लिए लगता है। तो ये तो हो गया आपका आयोनाइजेशन एनर्जी, प्रथम आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये समझ आया होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी। अब मैं बात करता हूं, तो हम बात कर रहे थे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे कौन से कारक है जो आयोनाइजेशन एनर्जी को प्रभावित करता है। तो उसमें से सबसे पहले आता है आपका न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए न्यूक्लियर चार्ज कैसे प्रभावित करता है आयोनाइजेशन एनर्जी को। न्यूक्लियर चार्ज के मत से आप क्या समझते हो, नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश मतलब न्यूक्लियस में चार्ज, ठीक है। तो ये आप न्यूक्लियस ले लीजिए, ये 2 न्यूक्लियस है, इसमें आप चार्ज ले लीजिए, ये ठीक है। इसमें ज्यादा चार्ज है, इसमें कम चार्ज है। अगर इसमें कम चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को कम अट्रैक्ट करेगा इसके कंपैरिजन में। इसमें ज्यादा चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। जो न्यूक्लियर चार्ज होता है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें ज्यादा चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। वैसे ही इसमें कम चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब जो यहाँ पर में क्या बोला था, न्यूक्लियर चार्ज जो होता है ये
मैं न्यूक्लियर चार्ज को ऐसा लिखता हूं, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन एनर्जी की, मतलब जितने ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये तो हो गया आपका न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अब मैं बात करता हूं एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज को हम हिंदी में बोलते हैं परमाणु का आकार, परमाणु आकार, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा परमाणु का आकार होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी। मतलब अगर मैं बोलूं आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है, क्योंकि साइज जितना ज्यादा बढ़ेगा, ये साइज ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, मतलब ये साइज छोटा है, तो साइज छोटा रहेगा तो साइज क्या है, ये कम है, साइज क्या है, कम है, तो हमें इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी इसके लिए ज्यादा होगा। और ये साइज बड़ा है, साइज बड़ा है, तो इसमें से हमें इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए, साइज क्या है इसका, बड़ा है, ये साइज इसका साइज क्या है, बड़ा है ये, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हमें कम एनर्जी की आवश्यकता होगी, मतलब इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी इसके कंपैरिजन में, क्योंकि साइज छोटा है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच का अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है और साइज ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आप इसे याद रख लीजिएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होती है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसमें ये एक एक्सेप्शनल केस टाइप से है, ठीक है। एक्सेप्शनल केस कैसा है आप देख लीजिए, मैंने आपको इससे 2 लेक्चर जो पहले क्लास है उसमें से आपको मैं बताते आ रहा हूं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो 3 केस में अपने आप को स्टेबलाइज करता है, 3 केस में अपने आप को वो स्थायी महसूस करता है। केस कौन कौन सा था? सबसे पहला केस था कि वो लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल में होना चाहिए। दूसरा केस कौन था कि वो पूरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हाफ फील्ड होना चाहिए। तीसरा केस कौन सा था कि अगर इलेक्ट्रॉन्स पूरे ऑर्बिटल में फुल फील्ड है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो स्टेबल कौन सा ज्यादा होगा? जो फुल फील्ड होगा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद हाफ फील्ड होगा वो, उसके बाद जो लो एनर्जी वाला होगा। मतलब अगर वो फुल फील्ड होगा तो उसको निकालने के लिए, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर हाफ फील्ड होगा तो फुल फील्ड वाले से कम एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर वो लो एनर्जी ऑर्बिटल में होगा तो उसमें हमें इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए दोनों के कंपैरिजन में हाफ और फुल फील्ड ऑर्बिटल के कंपैरिजन में कम एनर्जी देने की आवश्यकता होगी। तो इसमें आप एक एग्जांपल ही देख लीजिए। मैं बात करता हूं यहां पर नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन में 7 होता है, ठीक है। ये 1s 2s 2p, इसमें आएगा 2, इसमें आएगा 2, इसमें आएगा 4, ठीक। नाइट्रोजन का कितना हुआ? 7। सॉरी, मैं तभी तुम्हें सोच रही थी कि 8 कैसे हो जा रहा है यार, ठीक है। नाइट्रोजन का 7 होगा। अब देखिए, इसमें p में 3 ऑर्बिटल होता है। हुंड के अकॉर्डिंग सबसे पहले सिंगल हम इलेक्ट्रॉन डालते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? बहुत ही स्टेबल होगा, क्योंकि ये हाफ फील्ड है। इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी एज कंपेरिजन बाकी के, ठीक है। अब देख लीजिए एक और इसका एग्जांपल है इसमें का, ये है आपका नियॉन। नियॉन में क्या होता है? इसका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फील्ड होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? 1s 2s 2p, 2 2 4 और 6 4 10 भर दिए आप 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इसमें, सॉरी हुंड का नियम तो अब मैं ही भूल जा रहा हूं। इसमें 1 फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे, जल्दीबाजी में हो गया था, लेकिन हुंड के नियम के अकॉर्डिंग हम ऐसे इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं। तो देखिए आप, ये हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है, ठीक है। और एक मैं लेता हूँ यहाँ पर कार्बन का लेता हूँ, ठीक है। कार्बन का 6 होता है, 1s 2s 2p, 2 2 4 और 2 6, ठीक है। इसमें आपका आएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप
सोचना भी मत कि इसमें किसमें ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मैंने आपको पिछले 3 वीडियो लेक्चर से बताते बताते आ रहा हूं कि अगर वो फुल फील्ड है मतलब ज्यादा स्टेबल है मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। हाफ फील्ड है तो उसके कंपेरिजन में कम एनर्जी की आवश्यकता होगी, और अगर वो लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल में है तो बहुत कम एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं बात करता हूं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है? शील्डिंग इफेक्ट को हम हिंदी में परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। क्या कहें जिसे? परिरक्षण। ये हो गया आपका परिरक्षण प्रभाव। इसे हम हिंदी में परिरक्षण प्रभाव कहते हैं और इसे स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। क्या होता है परिरक्षण प्रभाव, स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट, वो आप देख लीजिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अगर यह कोई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से ये कोई सेल है, ठीक है, ये कोई सेल है, तो आप बताइए ये न्यूक्लियस है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें और इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, तो न्यूक्लियस सबसे ज्यादा किस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके रखेगा? भाई जो न्यूक्लियस के पास में होगा वैसी इलेक्ट्रॉन्स को सबसे ज्यादा न्यूक्लियस अट्रैक्ट करके रखेगा। तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके रखता है, इसको। उसके बाद इसको अट्रैक्ट करके रखेगा क्योंकि सेकंड पास में तो ये है ना, सबसे पास में ये है, सेकंड पास में है, उसके बाद ये है, तो इसको कम अट्रैक्ट करके रखेगा और इसको सबसे कम अट्रैक्ट करके रखेगा। ठीक है, तो परिरक्षण प्रभाव में होता क्या? ठीक है, देखो ये क्या है आपका न्यूक्लियस, ये क्या है इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ये न्यूक्लियस के प्रभाव को ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कम कर दे, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, एकदम पास में आ जाएगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, ये बहुत पास में आ जाएगा, मतलब ये दोनों पास में चले जाएंगे। अगर मैं बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये इसका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये इतना पास में आ जाएगा, ये दोनों ऑर्बिटल जो ये दोनों इसमें पास में आ जाएगा। तो ये दोनों ऑर्बिटल इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए या फिर ये दोनों सेल इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक पर्दे का काम करेगा। एक पर्दे का मतलब एक स्क्रीन का काम करेगा। स्क्रीन का काम करने का मतलब यह है कि ये इन दोनों को उतना इफेक्ट नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसको सील्ड कर देगा, इसको पूरी तरह से घेर लेगा, सील्ड कर लेगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज का प्रभाव इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे कम होगा, इससे ही हम सील्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, तो अब हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सीरीज की। ठीक है, सीरीज मतलब अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो लेफ्ट से राइट जाने से क्या होता है? साइज डिक्रीज होता है। लेफ्ट से राइट जाने से साइज डिक्रीज होता है। ठीक है, मैं बोलूं यहां पास आ जाएगा आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो जब मैं लेफ्ट से राइट, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया आपका राइट, तो मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं तो साइज डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, साइज डिक्रीज हो रहा है। साइज डिक्रीज होने से क्या होगा? उसका मतलब अगर ये ऐसा है तो ये ऐसे 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 और ऐसे होगा, साइज डिक्रीज होगा। साइज डिक्रीज होने से क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालना ज्यादा मुश्किल होगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स निकालना ज्यादा मुश्किल है मतलब इसमें हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाता है। ठीक है,
तो ये तो हो गया आपके सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाता है। इसका दो कारण है, पहला साइज डिक्रीज हो रहा है और दूसरा इसमें चार्ज बढ़ जाता है। जब लेफ्ट से राइट जाते हैं सीरीज में तो चार्ज बढ़ जाता है और चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो हमें उसे निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके सीरीज में। अब हम बात करते हैं ग्रुप में क्या होता है। अगर मैं बात करूं ग्रुप मतलब हलीना की रब से फरियाद। ठीक है, हलीना की रब से फरियाद मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम। ठीक है, ये तो ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है तो साइज बढ़ने से क्या होगा, यहां क्या हो गया, साइज ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है और डिस्टेंस बढ़ रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये दोनों जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। इसमें क्या है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज डिक्रीज होता है, प्लस इसमें जो न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ जाता है, चार्ज बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट करते रखते, इसलिए में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो सीरीज में लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाता है और ग्रुप में टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ने लगता है। तो ये तो हो गया आपका आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। तो अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, अगर मैं बोल लूं तो पहले सीरीज में मतलब पहले सीरीज में क्या होता है आपका, हाइड्रोजन और हीलियम। तो इन दोनों में किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप इसमें हाइड्रोजन का 1 होता है, इसमें 2 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन डालोगे 1s में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें आप इलेक्ट्रॉन डालोगे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। ठीक है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका एनर्जी इन दोनों में बताइए कि किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। तो मैं बोलता हूं कि इसका ज्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका रीजन क्या है, लेफ्ट से राइट जाते हैं साइज डिक्रीज होते जाता है, पहला। दूसरा रीजन है कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो उसमें चार्ज बढ़ जाता है, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ जाता है और न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स और नाभिक के बीच या फिर इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है और हमें उसके बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो ठीक है, ये हो गया। और तीसरा और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन वो क्या है कि ये फुल फील्ड ऑर्बिटल है और फुल फील्ड ऑर्बिटल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालना सबसे ज्यादा मुश्किल है। मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब इसका आयोनाइजेशन एनर्जी पूरे, इसको तो छोड़ ही दो, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा किसी की आयोनाइजेशन एनर्जी होती है तो क्या है आपका, हीलियम। हीलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होता है। इसे आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं दूसरा क्वेश्चन। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन, अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिए, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं, उसका ऑर्डर क्या होता है आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, ये होगा आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। ठीक है, और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। ये इसकी ऑर्डर है। ठीक है, तो अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, तो अब आप सीरीज नंबर 2 देखिए, सीरीज नंबर 2 देखिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सीरीज नंबर 2 देखिए कहां से स्टार्ट होता है आपका, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
फ्लोरीन और यह आ जाएगा नियॉन। ठीक है, नियॉन हो गया। जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, साइज कम हो जाता है, साइज कम हो जाता है और प्लस चार्ज बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स, जो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है ये देखिए। इसमें तो आपका 1 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4 और इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7 और 8। ठीक है, 8 हो गया आउटर मोस्ट सेल में। ठीक है, तो अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे तो देखोगे इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो ये तो हो जाएगा आपका सबसे ज्यादा स्टेबल। लेकिन आप बोलोगे कि कार्बन का ज्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी बोरान से, ऐसा बोलना चाह रहे हो आप, तो आप जो बोल रहे हो वो सही है। पर अगर आप बोलोगे कि बेरिलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी बोरान से, तो अब आप गलत बोल रहे हो। उसका रीजन क्या है ये देखिए। तो अब देखिए बेरिलियम, देखिए बेरिलियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एस ऑर्बिटल में आएगा, ऐसे आएगा। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे कुछ ऐसे आ जाएगा, क्योंकि 3 बॉन्ड बनाता है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स, एक इसमें तो 2 आपका लोन पेयर रहता है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो आप कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये 3 और 2 5 मतलब 3 हो गया। ठीक है, तो आपके अनुसार ऐसे था कि सबसे ज्यादा एनर्जी उसमें लगेगा, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे और ऐसे, मतलब सबसे कम लिथियम, सबसे ज्यादा नियॉन। लेकिन ये आपके अनुसार है, हमारे केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, फुल फील्ड ऑर्बिटल, इसमें आपका 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है और ये आपका सबसे ज्यादा फील्ड होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। इसमें आपका हाफ फील्ड होता है तो उसके बाद स्टेबल है, और ये फुल फील्ड है तो ये भी स्टेबल है। तो इसमें फुल फील्ड, हाफ फील्ड और फुल फील्ड के कारण क्या होगा, जो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है बोरान से ज्यादा होगा, मतलब बेरिलियम बोरान से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी वाला होगा, और नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा होगी। तो ये जो हम पहले लिखे थे वो हमारे अकॉर्डिंग था, पर हम केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे, मतलब ये हमारा एक्सपेक्टेशन था और रियलिटी क्या है जो मैं लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग फिर रियलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा तो यहाँ पास नियॉन आ जाएगा। ठीक है, यह हो गया आपका नियॉन। उसके बाद देखिए फ्लोरीन है, फ्लोरीन में तो कोई चेंजेस नहीं आया। अब देखिए उसके बाद ऑक्सीजन से ज्यादा किसका, नाइट्रोजन का, तो यहाँ आपका नाइट्रोजन आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा आपका ऑक्सीजन, उसके बाद यहाँ कार्बन। अब देखिए यहाँ बेरिलियम का बोरान से ज्यादा है, मतलब बेरिलियम आपका पहले आ जाएगा बोरान से, और यहाँ पास आ जाएगा आपका लिथियम। तो ये तो हुआ आपके सीरीज में। ऐसे निकालते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी, ऐसे निकालना सीखो आप आयोनाइजेशन एनर्जी, बिल्कुल इजी वे में, एक ट्रिक में। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। हालांकि देखने से लग रहा है कि बोरान का बेरिलियम से ज्यादा बोरान का है, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन का है, लेकिन जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन्स फील करोगे तो ये फुल फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, और हमें पता है फुल फील्ड और हाफ फील्ड बहुत ही स्टेबल होता है। इसी कारण ऑक्सीजन से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन का होगा, और बोरान से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी आपका बेरिलियम का होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। क्या है, देखो अगर मैं आपको बोलूं ये आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन, ये आपका नाइट्रोजन है, दोनों में आप पहले तो आप इसमें प्रथम आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर कीजिए और उसके बाद सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर कीजिए। कंपेयर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, तो बड़ा लिख देते हैं इसको, कंपेयर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी।
तो ऑक्सीजन को देखिए, इसमें क्या होता है 1s 2s 2p, इसमें 2 इसमें 2 और इसमें आ जाएगा आपका 4। ये तो हो गया आपका ऑक्सीजन का। उसके बाद आप नाइट्रोजन का देखिए 1s 2s 2p, इसमें आएगा 2 इसमें आएगा 2 इसमें आएगा 3। इसमें आप इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए 1 2 3, इसमें आप इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए 1 2 3 4। वीडियो को आप यहीं रोक दीजिए, पॉज कर दीजिए और इसको आप बना के देखिए। सॉल्यूशन तो मैं बताऊंगा ही, ठीक है। तो देखो, अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो ऑक्सीजन में आ जाएगा यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन में यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये हो गया ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये कुछ ऐसा हुआ, ठीक है। ये हो गया आपका आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। इसमें से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। और नाइट्रोजन में आ जाएगा आपका प्लस चार्ज, प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। देखिए, अभी अगर आप दोनों में, इन दोनों में कंपेयर करते हो आयोनाइजेशन एनर्जी, तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसमें होगी? नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल में बहुत ही स्टेबल होते हैं। तो बहुत ही स्टेबल होने के कारण जो नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑक्सीजन के आयोनाइजेशन एनर्जी से बहुत ज्यादा होगा। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आपको और निकालना है। ये हो जाएगा आपका सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन आपको और निकालना है। अगर आप यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपको कुछ ऐसे मिलेगा, इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा और एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया। ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन 2+, यहाँ आ जाएगा +1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन 2+ +1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो यहाँ क्या बचेगा अपने पास? ये ऐसे बचेगा। तो अब देखिए सेकेंड आयनन ऊर्जा देखिए आप, ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन में सेकेंड आयनन ऊर्जा आप कंपेयर करते हो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन यहाँ पर हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। और मैं बोला था कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल में बहुत ज्यादा स्टेबल होता है और हाफ फील्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए बहुत एनर्जी की आवश्यकता होगी। और ये क्या है? आपका लेस एनर्जी ऑर्बिटल है, और इसमें लेस एनर्जी ऑर्बिटल होने के कारण, एनर्जी कम होने के कारण इसमें से इलेक्ट्रॉन इजिली निकल जाएगा। मतलब अगर मैं सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बात करता हूं तो ऑक्सीजन में आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा नाइट्रोजन के कंपैरिजन। मतलब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन, ठीक। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर इस कॉन्सेप्ट से आप किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करते हो तो आप इजिली उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो एक बार और देख लेता हूं मैं, कहीं मिस्टेक थोड़ी है। इसमें आपका 4 है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, फिर इलेक्ट्रॉन निकला, इसमें 3 था, पहले एक फिर एक, ठीक है। तो इसका रीजन तो आपको पता चल गया होगा। तो मैं इस वीडियो लेक्चर को यही समाप्त करता हूं। अगर आप इतना नोट्स अगर बना लेते हो आयोनाइजेशन एनर्जी का, तो मैं आपको लिख के गारंटी देता हूं कि इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें इस टॉपिक से जेईई मेंस और नीट में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है और आप कहीं न कहीं क्वेश्चन में फंस जाते हो। तो पहले आप वीडियो का अच्छा नोट्स बनाइए, उसके बाद उसको रिवीजन कीजिए और कुछ असाइनमेंट आप सॉल्व करके देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि आप कितना समझ पाए हो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर उसे हिंदी में बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है।
तो हैप्पी लर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।